आज कर लेते हैं प्लैनेटरी मोशन में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हाँ, केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन। देखो, शुरुआत के दिनों में, पुराने जमाने में लोगों की ऐसी धारणाएं थी कि जो धरती का जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है वो है अर्थ, और सारे प्लैनेट या सारी चीजें अर्थ के चारों ओर चक्कर काटती है। नहीं, चाहे वो रोम में जो पादरी लोग हैं ना, वो ये गलत अफवाह फैला रखी थी या जो भी, और सही अगर लोग बोलते भी थे ना, जो साइंटिस्ट लोग होते थे या जो ऑब्जर्व करते, उसे मरवा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, दफना दिया जाता था, कटवा दिया जाता था, है ना, मतलब मरवा दिया जाता था कि आप मतलब पादरी को भगवान तुल्य माना जाता था, वो जो बोलेंगे वही सही होगा। लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसे पावरफुल साइंटिस्ट हुए जिनको उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। सबसे पहले ऐसे थे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने दुनिया को ये बताया, ऑब्जर्वेशन करी कि सन के चारों ओर, यानी कि सेंटर जो है वो सन है, और सन के चारों ओर सारे प्लैनेट चक्कर काटते हैं। हाँ, उसको भी जेल हुआ बेचारा, बहुत प्रताड़ना उसको भी दी गई, बेचारा वो भी टपक गया इसी चक्कर में, बस इसी कहने के हिसाब से। उसके बाद ये चीजें लोगों के कान में गई और लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। तो पहले ऐसे लोग हुए केपलर्स, जिन्होंने ये बताया कि वो सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है, कैसे मोशन करता है, कितने दिनों में करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 इसके इंपॉर्टेंट लॉ है। एक लॉ बताता है कि पाथ कैसा होगा, एक लॉ बताता है कि कितना टाइम लगेगा, और एक लॉ बताता है एरिया, जिसको लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। तो 3 बातें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा जिसको कहेंगे हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ इसका होगा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड, एवरी प्लैनेट moves around the sun, moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci, वन ऑफ दी फोकी। क्या है ये लॉ, जरा समझ लो। ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर गोल गोल नहीं घूमेगा, सन के चारों ओर गोल गोल नहीं घूमेगा, लेकिन उसका जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल होगी। इलिप्टिकल और सर्कल, इलिप्स और सर्कल में थोड़ा फर्क है बाबू। नहीं, ये थोड़ा चपटा सा होता है, मतलब अगर मान लो सर्कल को 2 थोपी लगा दो ना, वो इलिप्स बन जाएगा। गोल है ना, ऐसा एक थोपी लगाओ, इधर से एक थोपी लगाओ, ये चपट हो जाएगा। नहीं, या ऊपर से लगाओ तो ऐसा हो जाएगा नहीं। ये वन ऑफ द फोकी, FOCI, फोकस का प्लूरल है ये, फोकी। समझाते हैं क्या होता है ये। तो ये जो पाथ है, जैसे हमने एक ही प्लैनेट, देखो हर प्लैनेट के पाथ अलग अलग होंगे। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक प्लैनेट का पाथ हुआ, दूसरा प्लैनेट का पाथ ऐसा हो सकता है, तीसरा प्लैनेट का पाथ ऐसा होगा। कोई भी अलग अलग पाथ में मोशन करेंगे, सबका पाथ अलग अलग होगा। ये हमने किसी एक प्लैनेट, मान लो अर्थ का हमने ऑर्बिट बनाया है, तो कोई भी प्लैनेट अर्थ के चारों ओर किस पाथ में, सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। ऑर्बिट के बारे में बताया इन्होंने। और सन का पोजीशन क्या होगा, तो देखो तुमको लग रहा है आपको सर इसका सेंटर लगभग यहां पे है, तो इसके चारों ओर घूमना चाहिए।
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फोकी फोकी क्या होता है समझ लो बाबू, फोकी क्या होता है समझ लो। जैसे ये मान लो सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो और ये इसका रेडियस, इसका जो मिड पॉइंट होगा, रेडियस का मिड पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, अब इलिप्स में ढेर सारे फोकस होंगे। जैसे ये है इलिप्टिकल पाथ, अगर इस रीजन को देखोगे तो ये सर्कल बनेगा, ऐसा वाला देखोगे तो ये सर्कल बनेगा, ऐसे वाले पार्ट को देखोगे तो ये सर्कल बनेगा, और हर सर्कल का अपना कुछ ना कुछ फोकी होगा। ये यहाँ पे जो सर्कल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत सारे फोकी होंगे, मतलब बहुत सारे फोकस होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि सन क्या होगा, उन्हीं सारे फोकस में से किसी एक फोकस पे सन को रख दीजिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है सन इज एट वन ऑफ दी फोकी, किसी एक फोकी पे सन होगा। तो हम लोग एक, जैसे मान लो इस सर्कल की बात करें, यहां पे एक सर्कल बनेगा, तो इसका एक फोकी बनेगा इधर कहीं, इस सर्कल का, उसको हम लोग यहां पे रख देते हैं, बीच में नहीं होता है, ये यहां पे हो गया आपका सन। ठीक है, ये हो गया सन। सन किसी एक फोकी पे होगा। पहली बात समझ में आई कि कोई भी प्लैनेट जो होगा वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में, ये कोई प्लैनेट है, सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा और सन किसी एक फोकी पे होगा। इसे नोट करो, पहला लॉ क्लियर। नोट कर लिया, ड्राइंग भी कर लेना। देखो, पहला लॉ तो सिर्फ ये बताता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा और सन का पोजीशन किसी एक फोकी पे होगा। दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है, इससे दो तीन चीजें आपको समझने को मिलेंगी। ये कहता है कि लॉ समझ लें, जैसे ये मान लीजिए इसका एक मिड पॉइंट है इलिप्टिकल पाथ का, आप कोई भी पोजीशन कंसीडर करिए, पहले समझ लें। आपने कोई पोजीशन कंसीडर किया, जैसे मान लीजिए आपने ये पोजीशन कंसीडर किया कि इस प्लैनेट का किसी टाइम पोजीशन ए था, ये प्लैनेट ए पोजीशन पे है, घड़ी देखना स्टार्ट करो और ये प्लैनेट मूव करना स्टार्ट करा, और मान लीजिए कुछ समय बाद ये प्लैनेट कुछ टाइम बाद पोजीशन बी पे पहुंचा, और टाइम है मान लो टी टाइम बाद प्लैनेट पोजीशन ए से बी तक पहुंचा। ये कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सन टू दी प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग टू दी सन टू दी प्लैनेट, तो सन से पहले प्लैनेट की पोजीशन को ज्वाइन करो, कर लिया, और दूसरे पोजीशन को ज्वाइन करो, कर लिया। कुछ एरिया बना, जैसे ये ओ ए बी एरिया बना। अब आप क्या करो, कोई फिर दूसरा पोजीशन कंसीडर करो। जैसे मान लीजिए आपने पोजीशन कंसीडर किया, ये मान लीजिए प्लैनेट पहुंचते पहुंचते सी पे पहुंचा होगा, नहीं, प्लैनेट सी पे पहुंचा। अब सी के बाद घड़ी देखना शुरू करो, ठीक है, और उतना ही टाइम देखना जितना टाइम आपने यहां पे देखा है, इतना टाइम में ये चलेगा, चलेगा, समय हुआ समाप्त, और मान लो ये पहुंच गया यहां पे डी पोजीशन पे। ठीक है, इतने ही टाइम में ये डी पोजीशन पे पहुंच गया, नहीं पहुंचेगा। देखो ना, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस इसको ज्यादा करना पड़ेगा, ये कम है ना। ठीक, अब फिर से इसे ज्वाइन करिए बाबू, फिर से आपने इसे ज्वाइन किया, ये वाला और इसे ज्वाइन किया। अब एक एरिया फिर से बना है ओ सी डी का। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी प्लैनेट इक्वल एरिया स्वीप करेगा। अगर ये एरिया जितना होगा, मान लो ये एरिया A1 है, तो ये एरिया भी उतना ही होगा। ये कहता है कि A1 इक्वल टू A2, मतलब एरिया ऑफ रीजन OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OCD, ये कहता है। तो भाई चलो मान लिए, इससे क्या हुआ, इससे दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आएंगी। क्या ये समझ में आएगा कि इसका जब प्लैनेट दूर होता है ना, ऐसे हम लोग एक मिसकंसेप्शन पाल रखे होते हैं कि सन के अराउंड जो अर्थ है ना, वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है इस पाथ पे। सन से दूर जब वो होता है तो स्लो चलता है, और जब वो सन के करीब होता है काफी ज्यादा स्पीड में चलती है। आई बात समझ में? जब सन के वो करीब होता है तो उसकी स्पीड अधिक होती है। कैसे पता चला, आओ देखो तो।
ये पोजीशन सन से दूर वाला पोजीशन है कि नहीं है। अब इतने टाइम में इनको इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब आप मान लीजिए 10 घंटे में आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क। अब बताइए सी से डी वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये इससे ज्यादा नहीं होगा? काफी ज्यादा है। मान लीजिए ये है 50 किलोमीटर। अब आपके पास 10 घंटे में आपको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? तो यहां से ये चीजें समझ में आई कि जब सन करीब होता है, जब प्लैनेट सन के करीब होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब प्लैनेट सन से दूर होगा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, एक चीज लेकिन ये होता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ये एरियल वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होता है, अभी बताते हैं एरियल वेलोसिटी क्या होती है। फिलहाल ये समझ में आया कि दूर होगा स्लो होगा, नजदीक होगा तो फास्ट होगा। पहले इसी लिख लेते हैं, फिर एरियल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब आप इससे कंक्लूजन, एक रिजल्ट निकल के ये आया है कि रिजल्ट्स planet will move slowly when it is farthest and more rapidly, नहीं स्पीडली कह सकते हैं या रैपिडली, when it is nearest to the sun, जब वो सन के करीब होगा जोर जोर से घूमेगा। अब वो जब दूर होगा तो स्लो स्लो घूमेगा। इसे साफ करते हैं। आइए थोड़ा एरियल वेलोसिटी से रिलेटेड समझें। देखो एरियल वेलोसिटी को कहते हैं रेट ऑफ, देखो वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन कहा जाता है। इसी तरह से एरियल वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज इन, एरियल वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसकी, मतलब एरिया का जो चेंज होना होता है ना वो कांस्टेंट होता है। एरिया कांस्टेंट रेट से बदलती तो जरूर, लेकिन किस रेट से बदलेगी? कांस्टेंट रेट से बदलेगी। तो क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है, एरियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है dA बाय dt, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, dA बाय dt। अब हम एरिया लिखना चाहते हैं किसी भी पोजीशन का। ठीक है, एक सिचुएशन ले सकते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एरिया, छोटा सा एरिया लेना चाहते हैं, dA है ना बाबू, तो हम लोग यहां पे छोटा सा dA ले लेते हैं। कोई दिक्कत? ये होगा ना dA, बोलो। और इसे मान लेते हैं हम लोग r। आप ये बताइए इस dA को कैसे लिखे? एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप ये बताइए अगर एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट हो और ये टाइम dt हो, इसको हम लिख सकते हैं v dt। डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का v dt। अब थीटा के टर्म में भी लिख सकते थे, सीधा हम वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना? तो अब बताइए लेंथ और हाइट, हाफ बेस। भाई ये ट्रेंगल है ना, एक छोटा सा ट्रेंगल आया है आपका, एक छोटा सा ट्रेंगल नहीं, जिसमें हाइट इसके बराबर, आपको याद है ना हम एक बार और बात की थी इस पे कि ये हाइट इसके लिए लगभग साइड के बराबर हो जाता है छोटे एंगल का, छोटे ट्रेंगल का। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट, dA को हाफ बेस कितना हो गया v dt, और हाइट कितना हो जाएगा r के बराबर, बोलो, और नीचे क्या हो गया dt। कोई दिक्कत नहीं ना? इसे सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगता है क्या होने वाला है, हाफ वी आर, dt dt कैंसिल आउट, हाफ वी आर हुआ,
हाफ वी आर। इसे आप थीटा वाले टर्म से इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट यही आना है। ये समझ पाए बाबू? हमने डीए को लिखा, ये एक ट्रायंगल है ना डीए वाला, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला लेंथ आपका वी डी टी है, जिसको आप dx कह सकते हो। नहीं, ये dx कितने टाइम में, dt टाइम में, तो भाई सीधी सी बात है कि dx इंटू आर करोगे ना तो dx को v dt ही लिखोगे ना। क्लियर है? गुड। स्मॉल टाइम के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट ही होती है ना, dt टाइम के लिए v कांस्टेंट होता है। चल, v आर हुआ। आप हमें ये बताइए, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है आपने? जी हाँ, कम से कम बोलो तो। हाल फिलहाल में एल से डिनोट करते थे मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते थे। याद है सर्कुलर ट्रैक पे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता था। गुड। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एम वी आर लिख सकते हैं। बोलो, यहाँ पे देखो वी आर के बदले क्या लिखाएगा जरा बताओ तो। वी आर के बदले एल बाय एम लिख सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए ना एल को, एल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ए बाय डी टी, ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। डी ए बाय डी टी इक्वल टू, इसके बदले क्या लिखोगे, वी बाय आर के बदले एल बाय एम, तो एल बाय 2m। बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है ये, छाप लो। एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम है। एल जो है एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, नोट करिए इसे। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। ये हमें समय के बारे में बताएगा कि कौन सा प्लैनेट सन के अराउंड कितने टाइम में चक्कर काट लेगा। ठीक है, कितने टाइम में कौन सा प्लैनेट सन का चक्कर काटता है। ये बताता है कि कोई भी जो प्लैनेट है वो तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। एक ऐसा पोजीशन होता है इसमें, ध्यान समझो, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है पहले ये समझो। एक ऐसा पोजीशन होता है इसमें सर जब ये सबसे दूर होगा, मतलब सन से मैक्सिमम दूरी पे होगी। जैसे सन यहां पे है तो ये वो वाला पोजीशन होता है जब सन से ये काफी दूर होगा, और ये वो पोजीशन है जस्ट इसके डायमेट्रिकली कह सकते हैं अपोजिट, जहां पे सन के ये सबसे करीब होता है। लेकिन यहां पे फिलहाल बात की गई है सेमी मेजर एक्सिस की। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस का हाफ, आई बात समझ में, इस डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। फिलहाल इसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हर प्लैनेट का अपना खुद का सेमी मेजर एक्सिस होगा और अलग अलग होगा। तुम ये सोचो कि जो प्लैनेट सबसे दूर होती है उसे सन के अराउंड चक्कर काटने में काफी ज्यादा समय लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि उसका सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होता है। इन्होंने कुछ प्लैनेट को ऑब्जर्वेशन में रखी और उससे कंक्लूजन निकाला कि किसी भी प्लैनेट का जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो रहा था सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। इन्होंने ये कहा कि भाई इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा ना, दैट इज पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इन्होंने ये कहा, मतलब ये हुआ कि T1 बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेशियो इज इक्वल टू A1 बाय A2 का क्यूब। प्रोपोर्शनल है ना, समझ पाए बात को, है? ठीक है, नहीं होगा? अरे भाई, क्योंकि आप ये कह सकते हैं T1 स्क्वायर बाय ए क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट की, और आप ये भी कह सकते हैं कि T1 स्क्वायर बाय A1 का क्यूब इक्वल टू की। सिमिलरली T2 का स्क्वायर बाय A2 का क्यूब इक्वल टू की। सारे प्लैनेट के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब का रेशियो कांस्टेंट आता है। ये स्पेशलिटी हो गई इसकी। दैट इज, आप इन दोनों को मर्ज करके ये कह सकते हैं कि T1 बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 बाय A2 का क्यूब। इस वाले टेक्निक से आप किसी भी प्लैनेट का गिवन रिलेशन के बेसिस पे उस प्लैनेट के रिस्पेक्ट में उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए समझो, पहले समझो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लैनेट है, सुनो,
हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका सेमी मेजर एक्सिस है मान लो आर, ठीक है, एक प्लैनेट है सेमी मेजर एक्सिस आर है, इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन मान लीजिए है 8 ईयर्स, 8 साल, ठीक है। हमसे कहा गया एक ऐसा प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ जिसका सेमी मेजर एक्सिस इससे 2 गुना ज्यादा हो। बताइए उस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा। ये इसका एप्लीकेशन हो गया, कितना होगा बताओ, ज्यादा ही होना चाहिए कि कम होना चाहिए, दूर है तो ज्यादा ही होना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे बाबू, देखो आप करोगे कि T1 बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 बाय A2 का क्यूब करोगे ना। T1 कितना है 8 बाय T2 तो निकालना ही है आपका, स्क्वायर कर दो। A का वैल्यू कितना है R, B का वैल्यू कितना है 2R का क्यूब कर दोगे, बोलो R से R कट्टो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A का स्क्वायर 64 होता है और T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 8। जब सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू 64 इंटू 8 का स्क्वायर रूट, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, हाँ 8 इंटू 2 रूट 2, मतलब 16 रूट 2 ईयर्स होगा। देखो ज्यादा दूर है, ज्यादा समय लगना चाहिए ना, समझ पाए, फटाफट छापिए। देखो ये जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल, इसमें ना दो पोजीशन होते हैं, एक मैक्सिमम पोजीशन होता है और एक मिनिमम पोजीशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दो, जैसे ये सन से सबसे कम वाला डिस्टेंस होगा, इसको आप आर मिनिमम कह दो, और ये वाला जो डिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट वाला डिस्टेंस होगा, इसे आप आर मैक्सिमम कह दो। समझ रहे बात को, ये जैसे सन है, ये मान लो O है, और ये मान लीजिए A है, और ये मान लो P है। तो यहां पे जो PS वाला डिस्टेंस होता है, इस PS वाले डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस हुआ नहीं ये सन से, और जो AS वाला डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन से, R मैक्सिमम। और ये वाला जो डिस्टेंस है OA या OP, इसको कहते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस माइनर एक्सिस कहते हैं इसे, ये सेमी मेजर एक्सिस हुआ। अब बोलोगे सर ये हम लोग कैसे फाइंड करें, तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप कह सकते हो कि A इक्वल टू, मान दो A इक्वल टू, देखो A और A प्लस A इक्वल टू R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम, यस और नो। भाई यहां से R मिनिमम है और यहां से यहां वाला डिस्टेंस R मैक्सिमम है, तो आप कह सकते हैं, यार रुको, आप ये बताइए, हम AP को लिखना चाहते हैं, AP को लिख सकते हैं PS प्लस AS, ध्यान से समझो, लिख सकते हैं, यस और नो, यस सर। अब बताइए AP को हम लोग OA और OP, देखो AP है ना, AP को OA प्लस OP लिख सकते हैं। PS का वैल्यू क्या है, PS का वैल्यू R मिनिमम है और AS का वैल्यू R मैक्सिमम है। देखिए OA का भी वैल्यू A है और इसका भी वैल्यू A है, A प्लस A 2A लिख दें, तो 2A इक्वल टू R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम। R मिनिमम को R1 कह देते हैं और R मैक्सिमम को R2 कह देते हैं। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय 2 ने होगा। इस तरह से आप सेमी मेजर एक्सिस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बाबू, इसको एक नाम कहा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिज, इसे कहा जाता है पेरिज, PERIGE, पेरिज। और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसे कहा जाता है एपोज, APOGEE, पेरिजी, एपोजी। समझ गए, ये नाम है पेरिजी, एपोजी। नजदीक वाली जी पेरिजी और दूर वाली जी एपोजी, याद रहेगा, ये टर्म यूज होता है काफी बार। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन
इज नोन एज एपोजी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज नोन एज पेरिजी। पकड़ पाए बात को? यहां तक समझ गए? बहुत सुंदर। इस तरह से आप इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप सेमी मेजर एक्सिस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है ये इलिप्स, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और ये मैथमेटिक्स कहलाती है इसेंट्रिसिटी के नाम से जानी जाती है। इलिप्स का इक्वेशन होता है और इसी इलिप्स के इक्वेशन से में एक टर्म कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी, और इसी इसेंट्रिसिटी के टर्म में आपको प्लैनेट की वेलोसिटी पूछी जाती है। आइए उसे एक बार देख लें। नोट करो तब तक इसे लिख लिया था ना ये। देखो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, फिलहाल हम आपको इसेंट्रिसिटी ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर पॉइंट इसका और सन से ये वाला डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी ए डिनोट करते हैं, ई से डिनोट, ये कांस्टेंट होता है, ये रेशियो होता है। जैसे ये डिस्टेंस कुछ है, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को सी, और ये जो होता है ये इक्वल टू हो जाता है ए टाइम्स ऑफ ई के, ए टाइम्स ऑफ ई के। ठीक है, ई तो कम होगा ना, ई का वैल्यू कम होगा, जो ए को कम कर देगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। समझ गए? यहां से इसेंट्रिसिटी अगर ड्राइंग से देखें तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाय ए। समझ गए? ड्राइंग में ये बात मार्क कर लीजिएगा यहां पे कि इसेंट्रिसिटी का क्या यहां पे मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलिए आओ ई के टर्म में हम लोग देखें वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कि अगर ये प्लैनेट जब ए पे होगा तब इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियल, जब ये प्लैनेट पी पोजीशन पे होगा उस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा, इक्वल होगा। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम mvr, मास ऑफ प्लैनेट नहीं बदलेगा, v और r, vr तो दोनों का बदलेगा ना बाबू। इस वक्त जो a पे होगा तो इसको मान लेते हैं va, और जब ये रेडियस, इस वक्त का रेडियस इसका होगा ra, उसी तरह से m vp rp, कोई दिक्कत? m से m कट्टो कट्टो, तो va बाय vp का रेशियो हो गया rp बाय ra। अब बताओ ये rp और ra क्या होगा? देखो rp हमने क्या माना है कि जब ये इस पॉइंट पे होगा तो ये डिस्टेंस कहलाएगा इसका क्या, यहां से यहां तक जब ये ए पोजीशन पे होगा, बोर्ड पे देखो बाबू, तो ये ra कहलाएगा। क्या हम इसे लिख सकते हैं इतना प्लस इतना? ra को हम लिख सकते हैं a प्लस सी, बोलो कोई दिक्कत? या a प्लस ए ई, एक ही बात है, a प्लस सी या a प्लस ए, चलो कोई बात नहीं। उसी तरह से ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा क्या, rp। क्या हम rp को लिख सकते हैं a, यही पे लिख दें, यहां पे ra को लिख सकते हैं a प्लस ए ई, और rp को लिख सकते हैं हम लोग a माइनस ए ई। गुड, a माइनस ए ई, मतलब यहां पे हो गया आपका a 1 प्लस ई और यहां पे हो गया a 1 माइनस ई। बस आ गया रेशियो इसका। नहीं तो यहां से ये चीजें एकदम डायरेक्टली समझ में आ जाती है कि इसका जो रेशियो हो गया आपका va और vp का रेशियो किसके टर्म में आएगा, rp और ra। तो rp मतलब 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई के बराबर हुआ। यहां तक तो क्लियर है। अब हमें वैल्यू चाहिए, ये तो रेशियो आया वेलोसिटी का, इसेंट्रिसिटी के टर्म में रेशियो, लेकिन हमें वेलोसिटी चाहिए इसेंट्रिसिटी के टर्म में। तो कैसे वेलोसिटी निकालेंगे? आइए इसके लिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करवा दें, क्योंकि यहां पे सारे के सारे फोर्सेस पहले समझो बाद में लिखना। ये वाला तो लिख लिए थे ना, इसके लिए ड्राइंग आप अलग से बना लीजिएगा ये वाला, इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि फोर्स हमारा यहां पे कंजर्वेटिव है, इसीलिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन ए पे और मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन बी पे जो होगा बराबर होगा। आइए ए पे बताते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लगाइए। ए पे क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m va स्क्वायर, और इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी कितना, माइनस जी एम बाय आर, मतलब आर ए, नो डाउट।
इक्वल टू, यहां पे पुट कर दे हाफ एम वी पी स्क्वायर और माइनस जी एम एम बाय आर पी। बताइए, एक गिवन इक्वेशन यहां से है, एक गिवन इक्वेशन यहां से है, क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक m से स्मॉल m कट गया आपका, नहीं तो आगे सॉल्व कर लेंगे वी पी वी स्क्वायर का, बोलो गुड। इसको सॉल्व करके होमवर्क रहेगा वी ए और वी पी फाइंड करें। इक्वेशन किस फॉर्म में? ई के फॉर्म में, नहीं वी ए और वी पी फाइंड करिए इन द फॉर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी। होमवर्क कुछ तो घर पे क्या करो, कर लेंगे, रिजल्ट बताइएगा इसका। तो ये हो गई इसेंट्रिसिटी के टर्म में किसी भी प्लैनेट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। दो कंसेप्ट यूज हुआ, एक आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करवाया और दूसरा आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करवाया। दो इक्वेशन मिल गए, दो वेरिएबल्स थे, आगे आपका आंसर। इस तरह से केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट मोशन, ग्रेविटेशन का, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।